नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और बिहार दस्तक की पॉडकास्ट सीरीज का ये 15वां एपिसोड है, जिसमें आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक विधायक ना होते हुए, एक सांसद ना होते हुए भी जो अन्य प्रकार के नेता होते हैं, यानी कि युवा नेता, यानी कि वे नेता जो युवाओं में खासा लोकप्रिय होते हैं, वे हमारे साथ मौजूद हैं। बदायूं लोकसभा सीट से खास ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा सहसवान विधानसभा सीट में भी इनकी अच्छी पकड़ है। यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के पूर्व सचिव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार चाहूंगा यादव जी, आप अपना परिचय और अपनी पार्टी का परिचय दोनों दे दें। जी, मेरा नाम गजेंद्र यादव है और मैं समाजवादी युवजन सभा में पूर्व में प्रदेश सचिव था और वर्तमान समय में मैं बदायूं और बरेली दोनों जनपदों में सक्रिय भूमिका में हूं और 2011 से लेकर 2016 तक सक्रिय छात्र राजनीति में रहा था और छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार भी था जी। किसी कारणवश टिकट न होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया उस समय और इस समय समाज में लगे हुए हैं। पार्टी संगठन जो हमें कार्य दायित्व देता है उसका निर्वहन करते हैं अच्छे से। जी गजेंद्र जी, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है। कोविड-19 का तीसरा चरण देश में आने वाला है। एम्स के डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कोरोना जून और जुलाई के माह में अपने चरम पर होगा। जी। ऐसे में केंद्र सरकार की जो तैयारियां हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, जी, उन पर क्या राय है आपकी? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल है। कोविड-19 में जो आपदा है इसमें बहुत बुरी तरीके से देश एक आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। चाहे वो किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए, इन्होंने जब लॉकडाउन इंडिया में किया था, इन्होंने कोई भी स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की थी जिससे कि लोग अपने घरों तक पहुंच सकें। लोग आज भी सड़कों पर हैं, मजदूर, बेबस लोग, भूखे, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तो हैं लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। लगातार वो लोग चल रहे हैं, 400-400, 500-500 किलोमीटर का सफर पैदल, साइकिल से वो लोग कर रहे हैं और 2-2, 3-3 दिन भूखे रह के, मतलब क्या स्थिति है वो, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है हमारे देश में इस समय मजदूरों की। दूसरी चीज, अभी इन्होंने जो ट्रेन से जो मजदूरों का पलायन दूसरे स्टेट से, जैसे मान के चलिए मुंबई महाराष्ट्र से ये लोग यूपी में भेज रहे हैं, तो अभी कई न्यूज ऐसी वायरल हुई थी जो जिनके अच्छे सोर्सेस थे, उसमें पता चला है कि इन लोगों ने जो जिन पे पैसे थे उनको तो बैठने दिया ट्रेन में और जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने इन लोगों ने उनको वापस कर दिया। मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये लॉकडाउन हुआ था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रत्येक कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जितनी हो सके उतनी संभव सहायता करे अपने आसपास के लोगों की, और हम लोग कर भी रहे हैं। हमारे अन्य साथी, हमारी पार्टी के और अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरा मास्क वगैरह सब यूज करते हुए, पूरा खाने वाने का जो जितना हो सकता है हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोगों के बस से भी बाहर हैं। अब जो मजदूरों का एक मुद्दा है, अन्य प्रदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं, सोचे वो लोग होली पे गए थे और होली पे उन लोगों के पास कितना राशन होगा, कितने पैसे रहे होंगे कि आदमी छुट्टी से जब घर वापस जाता है ना, घर से अपने जब काम पे जाता है तो ज्यादा मुश्किल 1000-2000 रुपए लेके जाता होगा। अब 1000-2000 रुपए में मार्च से मान लीजिए अब तक अप्रैल मई हो 2 महीने होने को हैं, और 2 महीने में किन हालातों में उन्होंने कैसे अपना खाने का किया होगा, कैसे उन्होंने
अपना पहनने को किया होगा, किस तरीके से, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। आप सोचिए देश की, बस कैसे भी ये जो इस समय विपत्ति का समय है ये कैसे भी गुजर जाए। हम लोग की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, शराब की दुकानें खोल दी हैं, मतलब ये एक तरीके से और भयावह स्थिति करने के लिए लोग आगे जा रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से विफल है। हाँ, गजेंद्र जी, चूंकि आप एक सोशलिस्ट पार्टी के युवा नेता हैं, खासतौर पर जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो मजदूर और किसान इनका प्रमुख मुद्दा होते हैं जी ऐसे में यहाँ पे मजदूरों की बात हो गई, लेकिन किसानों की बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो एक दबे स्वर में हो रही है। आप भी जानते जी हैं कि पश्चिमी यूपी और पूरे यूपी में इस समय फसल की कटाई का समय है, जी लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में किसान अपनी फसल बेचने तक के लिए कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसान अपनी फसल बेचने मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों के लिए क्या सरकार को करना चाहिए? देखिए, मैं भी एक छोटा मोटा फार्मर हूँ, मेरी भी फार्मिंग है और मैं इस समय फार्म पे ही हूँ अपने। हालात तो बहुत ज्यादा भयावह हैं किसानों के भी, मैं आपको बताऊं। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था, इस समय पुलिस ने इतनी शक्ति की थी कि किसान अपनी फसल काटने तक के लिए मतलब परेशान था, है ना। लोग खेतों में फसल खड़ी हुई है, फिर आंधी है, पानी है, इनसे काफी फसलें बर्बाद भी हुई हैं। अभी अब तो खैर ऑलमोस्ट कटाई का जो है वो सब हो चुका है, लोग गेहूं है वो उनके घरों में पड़ चुका है, लेकिन जो बेचने की बात है ना मार्केट में जाके, जो सरकारी मूल्य है वो 1925 रुपए है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो रेट है, जो यहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं वो 1500-1600 मैक्सिमम 1700 रुपए में मतलब गेहूं यहाँ से ले रहे हैं। अब सोचिए कि किसान की एक पूरे साल की एक मेहनत होती है ना। सही बात है। अब उसमें उसका अगर दाम, उसके मुंह मांगा दाम, जो कीमत जो सरकार तय करती है, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएगा इस विपत्ति में, और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या उनको पढ़ाई में खर्च करेगा, मतलब क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है ना। तो कहाँ कमी रह गई सरकार के इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने में, खासतौर पर जब इन्होंने रिलीफ पैकेज की घोषणा करी उत्तर प्रदेश को लेकर, फिर चाहे वो केंद्र ने उत्तर प्रदेश को लेकर की हो या राज्य ने, खासतौर पर यूपी की सरकार ने की हो अपने किसानों के लिए, तो कहाँ देखिए इस कदर भ्रष्टाचार लिप्त है ये सरकार, है ना, कि जो पैसा इन्होंने दिया किसानों के लिए वो किसानों तक पहुंचा ही नहीं। आप मानिए इन्होंने कि जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास बैंक की वो है, जिनके पास जो खाते हैं, अब कितने लोगों के पास गांव में खाते होंगे। मैं खुद बता रहा हूँ ना, यहाँ के हालात ये हैं कि जो राशन यहाँ लोगों के पास आता है, यहाँ के जो डीलर हैं, लोकल डीलर हैं, जो कोटेदार हैं, जिसको 15 किलो अनाज अगर मिलना चाहिए जिस परिवार को, तो उसको 7 या 8 किलो अनाज उसको दिया जाता है, ठीक है। सरकार ने कहा था कि 3 महीने हम फ्री राशन देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, सरकार दावा कर रही है, उन्होंने दिया है, सरकार दावा कर रही है, सरकार दे रही है, सरकार ने दिया होगा, लेकिन यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा। सरकार जो यहाँ के कोटेदार हैं वो पैसे ले रहे हैं, है ना। आप सोचिए जो फ्री की चीज आ रही है उसका पैसा लिया जा रहा है, अच्छा, गरीबों से। हाँ, तो सरकार ये प्रशासनिक गलती है ना, सरकार की गलती है ना ये जी। किसी आम इंसान, किसी गरीब मजदूर की गलती तो नहीं है ना, किसान की गलती तो नहीं है ना। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जी। क्योंकि आप जानते हैं जी बोलिए, आपने बात पूरी करिए। जहाँ 1 रुपए जो देना, 1 रुपए अगर सरकार देती है तो वो उसमें से 20 पैसा किसान के पास पहुंचता है। तो उसमें जो बीच का जो मध्यस्थ है वो पूरा वो उनके पेट में जाता है ना। तो ये दिक्कत रही है किसानों की कोरोना के टाइम पे, बहुत दिक्कत रही है, किसान बहुत परेशान है। और फल देखिए, बोने के लिए, बीज बोने के लिए किसान को दुकान जाना पड़ेगा, है ना, खाद लेने के लिए दुकान जाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसान अगर अपने घरों से निकलता है, सड़क पे जाता है, पहली बात तो दुकानें खुली नहीं, अगर बमुश्किल कहीं अपनी अप्रोच लगा के बेचारा करके कहीं खाद पे जाता तो फिर डंडे खाता है वो। कई न्यूज़ें ऐसी, खबर ऐसी आई हमारे आस पड़ोस में ही, मैंने देखा कि लोग कटाई के लिए अपने खेतों पे जा रहे हैं और उनको पुलिस वालों ने घेर के उनको मारा।
तो ये तो एक तरीके का मतलब एक बहुत असहनीय स्थिति है ना। इसको समझने के लिए एक किसान के पहले आप उसके घर जाइए, तब ये चीज आपको एहसास होगा। हम तो देख रहे हैं, हम रह रहे हैं यहाँ पिछले 1 महीने से, तो इस स्थिति का पूरा बहुत बुरी हालत है। गजेंद्र, किसानों की बात हो गई, मजदूरों की बात हो गई, लेकिन कोविड-19 के दौरान एक और मुद्दा था जो काफी महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति जगत और भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत में माना जाता था, लेकिन उस पर चर्चा सिर्फ चुनावों के समय होती थी और एक चुनावी माहौल तैयार किया जाता था, और वो विषय था स्वास्थ्य का मुद्दा। पश्चिमी यूपी में आप बदायूं जिले से आते हैं, आप भी जानते हैं बदायूं जिला काफी पिछड़ा माना जाता है पश्चिमी यूपी में। स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं, खासतौर पर सरकारी महकमों में। बिल्कुल। कोरोना वायरस के दौरान इन सब मसलों की कलई खुल गई। ऐसे में स्वास्थ्य के मसलों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं के तो हाल बहुत बेहाल हैं। यहाँ पर देखिए, अखिलेश जी ने एक 108 करके एक एम्बुलेंस चलाई थी। वो सीधे लोगों तक जाके, एक यहाँ से अगर कोई परेशान होता था, फोन करता था सीधे जाके, उसको भी लोगों ने बिल्कुल धराशायी कर दिया, उस सेवा को भी। दूसरी चीज, जब कोविड-19 की बात आती है तो ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी सामने वाले को इन्फेक्टेड करता है। एक सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप दूर से या तो बात करिए करीब 1-2 मीटर की दूरी से, तो पीपीटी जो किट है ना, इन्होंने डॉक्टर और पुलिस जो है इस समय फ्रंट पे है, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये 3 योद्धा जो ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के सामना कर रहे हैं इस वायरस का। और उन्हीं को मूलभूत सुविधाएं जो है अगर उनको ना दी जाएंगी तो वो तो मरने की कगार पे है ही, वो तो खुद संक्रमित होंगे। बीमार जब संक्रमित होगा जब वो इलाज करेंगे तो वो संक्रमित होंगे, उनसे और लोग संक्रमित होंगे। तो सबसे पहले सरकार को करना ये चाहिए था कि इनको जो किट है, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों को उस किट को उपलब्ध कराते। और इस समय के हालात तो ये हैं, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं सरकार की जो कलई खोल रहे हैं पूरी, कि इनकी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, इन्होंने क्या दिया है ना। ये सरकार जनता से ही पैसा लेगी, ठीक है, और उस पैसे का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेगी, ठीक है। और जो पैसा हमको स्वास्थ्य सेवाओं में लगाना चाहिए था, उसको इसने अपने हवाई जहाज और अन्य जो पार्टी के कार्यक्रम है उनमें खर्च करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये तो कहीं किसी तरीके का न्याय नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहती हैं और चिंता का विषय रहती हैं। आप अगर यूपी का ही देख लें तो 3,500 के तकरीबन केस होने वाले हैं कोरोना के यूपी में, ठीक है। आज की स्थिति आपको पता है, पिछले 24 घंटे में 4669 केसेस बढ़े हैं जी। ये एक तरीके का रिकॉर्ड है पिछले 24 घंटे में जी। ये आप नोट करिएगा, 4669 केस बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, रिकॉर्ड ये है। तो स्थिति ये इनकी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं ना, सरकार पूरी तरीके से फेल है, विफल है। बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट करते हैं मैंने। गजेंद्र जी, यहाँ पे सरकार की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, मजदूरों की बात हो गई, क्योंकि क्या है कि युवा भारत की धड़कन है और भारत में युवाओं की जो संख्या है वो तकरीबन 50 से 60% आजकल युवा हैं भारत में। ऐसे में कोरोना वायरस के टाइम पर हमने देखा है कि युवाओं की सक्रिय रूप से भागीदारी अपने अपने क्षेत्रों में आई है। ऐसे में आप भी युवा नेता रहे हैं, तो इस मुद्दे को आप कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि आप लोग अभी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं, ना किसी राजनीतिक दल के सांसद हैं, ना आप पॉलिट ब्यूरो में हैं, आप क्या है, एक फ्रंट लाइन युवा नेता जो होता है, जो सोच होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, आपको ऐसे में कोरोना वायरस में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आज ही हमारे एक साथ का बच्चा था, मैं उससे आज बातचीत कर रहा था कि इस समय इंसान को तो रोटी की दिक्कत है ही है, लेकिन जो जानवर हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है।
उनको जब लोग सड़कों पे नहीं होंगे तो उनको रोटी कहाँ से मिलेगी, है ना। इंसान तो है ही परेशान, जानवर भी परेशान है। तो हम तो कोशिश इतना किए कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, मैं इतना ही कर सकता हूँ ना कि मेरा जो सर्किल है, मेरे आसपास के जो घर हैं, जो हमारे जिन्हें मैं जानता हूँ, या मेरे पास अगर कोई इस तरीके का फोन आता है, एटलीस्ट वो रात में भूखा ना सोए। तो मैं कह रहा था उस बच्चे से, मैंने कहा यार ईश्वर मुझे इतना कर दे कि मेरी आंख से मैं जहाँ तक देख सकूं वो इंसान भूखा ना रहे जी। मतलब मैं इतना सक्षम मुझे कर दे ऊपर वाला कि मैं अपनी आंखों से जहाँ तक देख सकूं वो इंसान भूखा ना रहे। तो हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था कि हम लोग अपने स्तर से जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जितनी लोगों की मदद हो सकती है, कोई हमारे यहाँ से भूखा ना सोए, उनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सके। अभी मैंने हमारे पास में एक घर है, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे, उनके 9 बच्चे हैं। तो हमने पूछा आप कैसे अपना खर्चा करते हो, बोले बेटा पहले तो हम दिल्ली हमारे बच्चे चले जाते थे, अब तो वहां भी नहीं जा सकते। तो हमने कहा जो भी हमसे संभव आपकी मदद चाहिए हो तो आप हमें बताना, हम आपकी मदद करेंगे पूरी। और उन्हें हमने बताया, हमने मदद की भी उनकी। तो जितना भी हमारे बिहाफ से हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। अब जो सरकार को जो काम करना चाहिए तो वो तो सरकार ही करेगी ना जी। अब हम विपक्ष में हैं, हम आवाज उठा सकते हैं इन लोगों की, हम लोग इनकी आवाज बन सकते हैं, जितना हो सकता है हम इन लोगों के लिए कर सकते हैं। लेकिन सरकार को भी अपना दायित्व समझना चाहिए यहाँ पर, है ना जी। राजनीतिक, आप चूंकि युवा नेता हैं, ऐसे में आप भी देख रहे हैं कि राजनीतिक स्थितियां जो हैं वो कोरोना वायरस के बाद एक तरह से बदलेंगी, क्योंकि कई तरह से सरकार विफल रही है। कई मुद्दों पर सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंची हैं। खास तौर पे जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जाती है, असंगठित सेक्टर की बात की जाती है, तो सरकार के पास इसका डेटा नहीं होता है। सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो डेटा अपने पास पूरा मैनेज करके रखती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेटा उन्हें नहीं पता होता कि यूपी से कितने मजदूर गए दिल्ली नौकरी करने, यूपी से कितने मजदूर गए महाराष्ट्र नौकरी करने। हाल ही में आपने अभी एक किस्सा सुना होगा कि महाराष्ट्र के पास औरंगाबाद उधर की तरफ मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जी रोटियां जमीन पर बिखरी हुई थी। बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो एक भावुक करने वाला वो दृश्य था। ऐसे में यूपी के मजदूरों के लिए, खासतौर पर यूपी या बिहार हो गया, इनके लिए सरकार को किस तरह से अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना चाहिए? देखिए, सरकार को करना ये चाहिए कि जहाँ जहाँ मजदूर हमारे फंसे हुए हैं, सबसे पहले उनके जाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो बसें लगाएं, चाहे वो ट्रेन लगाएं। ठीक है, जब हम विदेश से लोगों को यहाँ बुला सकते हैं। अभी आपने अगर पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, अभी कल या परसों में विदेश से फ्लाइट से भारतीयों को बुलाया गया है, वंदे भारत मिशन। लेकिन उनसे किराया वसूला गया। नहीं, बिल्कुल किराया वसूला गया है, लेकिन वो सक्षम लोग हैं ना। आप एक चीज देखिए ना, वो सक्षम लोग हैं। तो उनसे अगर आप जहाँ 10,000 है वहाँ 20,000 भी नहीं, 50,000 भी देने को। आपको पता होगा मुंबई के दो उद्योगपति हैं, उनके 2 बच्चे इंग्लैंड से बुलाए गए थे। उनका एक दिन का किराया आपको पता है कितना था? जी बताइए। 12.5 करोड़ रुपए। उन्होंने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन उन्होंने भेजा इंग्लैंड से, और वहां से। तो ये सक्षम लोग हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मजदूरों की, जिनके पास खाने के लिए इस समय रोटी नहीं है, वो कहाँ से किराया देंगे? तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि उनके किराए को माफ करके उनको बाइज्जत उनके घरों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, चाहे उससे पहले उनके घर पहुंचा के घर ना पहुंचाएं, तो उससे पहले जो जिला जो पड़ता है उसके बॉर्डर पे ही उनको क्वारंटाइन किया जाए, जो एक नियम है इसके कोविड-19 के, है ना। लेकिन उनको कम से कम उनके घरों तक तो पहुंचाया जाए। अब क्या है कि सरकार कर रही है कि भाई ऑनलाइन टिकट आप लीजिए। ठीक है, आज मैंने पढ़ा था कि जो ट्रेन वहां से चलेगी उसमें से क्या नाम है, स्लीपर और जो जनरल के जो कोच हैं वो हटा दिए गए हैं डिब्बे, सिर्फ एसी कोच है उसमें। तो आप सोचिए कि एसी का जो किराया होगा, क्या एक मजदूर वहन कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा।
बिल्कुल या उसके पास कोई फोन है, सोशल मीडिया फोन है जिसपे जो ऐप इंस्टॉल हो वो ऑनलाइन टिकटिंग खरीद पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो टिकट बुकिंग क्या होता है कुछ भी नहीं पता है। तो ये जमीनी बात नहीं है ना, ये सब ये हवा हवाई है, इनका कोई उद्देश्य नहीं। इनका उद्देश्य बस ये है कैसे भी इंसान परेशान हो, है ना। आप खुद को प्रधान सेवक समझते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि जो आपकी जनता है वो कम से कम सुकून से रह पाए और उनका वो अपने घर तक आराम से पहुंच जाए। आप ऐसी ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं, लोग ट्रकों से जा रहे हैं, लोग सीमेंट की गाड़ियों से निकल रहे हैं, मतलब ये हृदय विदारक दृश्य है। अभी आपने बताया 16 लोग जो मरे हैं, बहुत बहुत बुरी घटना थी। रोटी के लिए इंसान जाता है, मजदूर ट्रैक पे चल रहा है, वो बेचारा अफवाहों का शिकार हो रहा है। उसको अफवाह मिलती है कि ट्रैक पे आप चले जाओ, वहाँ पे कोई ट्रेन या गाड़ी इत्यादि मिल जाएगी ट्रेन से संबंधित, उसमें आप बैठ के चले जाना। वो बेचारा अफवाह के चलते 100 किलोमीटर चल पड़ा है। दिल्ली बॉर्डर पे देखें, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे वहाँ पे मजदूर चल पड़ा है। जी हर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। जैसे अब दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली से जो यूपी में लोग आने चाहिए, तो दोनों सरकारों को आपस में सामंजस्य बना के आपस में एक ऐसा कोई मतलब एक इस तरीके की स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए कि जो मजदूर जो है वो बिना किसी पैसे के अपने घर तक पहुंच जाए। सरकार बाहर से लाने वालों के लिए अभी जो टिकट का पैसा इन लोगों ने लिया जो बाहर से आए, उससे पहले जो लोग आए थे उनसे तो पैसा नहीं लिया था ना। तो क्या हम अपने मजदूरों के लिए इतना नहीं कर सकते? लेकिन जब वोटिंग होती है, जब 2 बार फेल हो गया जब वोटिंग होती है, जब वोटिंग होती है तो सबसे पहले यही मजदूर, यही गरीब तबका जो होता है सबसे पहले लाइन में लगता है। और यही मिलेनियर जो लोग हैं, यही जो पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग, ये सबसे बाद में आते हैं। और कुछ तो आते भी नहीं है वोट डालने, सरकार यही लोग बनाते हैं जी। लेकिन सर सामंजस्य 2 बार फेल हो गया आपका पहला सामंजस्य फेल हुआ जब आनंद विहार में भीड़ उमड़ी, पहला, और दूसरा तब हुआ जब मुंबई में भीड़ उमड़ी। आपने भी देखा कि हजारों की तादाद में मजदूर इकट्ठा हो गया। बाद में वो अलग मसले निकले कि कुछ मजदूर अफवाहों के चक्कर में आ गए थे, कुछ मजदूरों को लगा कि ट्रेन चलने लगी है, लेकिन लॉकडाउन के साथ धज्जियां उड़ गई। नहीं तो ये फेलियर है ना, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये तो सरकार का फेलियर है। सरकार को इसमें कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। तुरंत जो इस तरीके के जो मैसेज जो है इनको कन्वे करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरीके भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो सके। आप सोचिए, लाखों लोग आनंद विहार में से अगर कोई घटना हो जाती बड़ी, तो क्या होता देश में? हजारों लोग मर जाते जी। और मैं खुद देख रहा हूँ, मैं एक बार अभी दिल्ली से आया था इसी बीच में, तो मैं देख रहा था हजारों लोग सड़कों पे थे जो पैदल आ रहे थे। हमारे यहाँ खुद कम से कम 150 लोग जो हैं हमारे क्षेत्र में, ये लोग पैदल चल के दिल्ली से आए हैं। एक 14 साल का बच्चा दिल्ली से अभी पैदल चल के, अभी 6-7 दिन पहले की बात है, वो दिल्ली से चल के पैदल आया, दो रात में वो पैदल चल के आया था। तो बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ज्यादा विकराल स्थिति है। देश एक आग के बारूद पे है ना, एक बारूद के ढेर पे है। अब कैसे क्या होगा ये ऊपर वाले के हाथ में, हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। पूरा देखिए, एक चीज और बताऊं मैं आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल चौपट हो ही गई है। नहीं सर, वैश्विक अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है इस समय। तो वैश्विक तो हो ही गई, लेकिन मुझे अपने देश से मतलब है इस समय। मैं यहाँ हम सबसे पहले अगर चाहेंगे कि हमारे देश में जो है सामंजस्य, जो अच्छी स्थिति है हमारे देश में बने, विदेश में तो बात की बात है, पहले हमारा देश ठीक हो। तो इस समय के हालात क्या है कि जनता तो है, जो है वो तो पालन कर रही है ठीक से। जनता जो है लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रही है। कहीं एक दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पर ये चिटपुट घटनाएं हो रही हैं ऐसी, लेकिन पूरी तरीके से, लेकिन सरकार हर पूरी तरीके से विफल है। आप बताइए, शराब की दुकान खोलने की क्या आवश्यकता थी इस समय? बिल्कुल सर, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। अगर आपको करना ही था तो आप उनसे ऑनलाइन उनसे बिलिंग करवाते, फिर उनको जैसे हम लोग जोमेटो वगैरह से सप्लाई करते हैं, इस तरीके से उनको ऑनलाइन भेज देते सबको, है ना। तो उससे एक इस तरीके की भीड़ तो क्रिएट नहीं होती ना। और उन्हीं लोगों से उनके आधार कार्ड है उसको लिंक कराते,
और फिर भविष्य में इन्हीं लोगों को जो भी जितनी भी सुविधाएं हैं, इनको इन सुविधाओं से वंचित रख कर दिया जाता। नहीं सर, क्योंकि शराब से सुविधाओं का क्या संबंध है वंचित रखने का? अरे आप एक बात बताइए, शराब इस समय शराब से ज्यादा तो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए ना। यही प्रधानमंत्री कहते थे, यही प्रधानमंत्री इन्हीं ने कहा था कि रा से समाजवादी पार्टी है, रा से जो उनकी पार्टी है अजीत चौधरी और जी, हाँ सुधीर चौधरी जी की, और वहाँ से बसपा है ना। तो शराब हमारे भारतीयों के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए जहर है। अब वही चीज ये लोग कर रहे हैं, तो ये तो फिर अब जहर बांट रहे हैं ना। नहीं, ये तो विफलता है केंद्र सरकार की, पूरी तरह से नाकामी है। तो केंद्र सरकार इस माध्यम से पैसा कमाना चाहती है, तो बहुत ज्यादा निराशाजनक बात है। नरेंद्र जी, कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र में, जो कि आप बदायूं क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ के युवा नेता रहे हैं, ऐसे में आज हमारे अभी की स्थिति तो ठीक है। अभी कुछ 4-5 केसेस हुए थे, वो अभी उनकी दोबारा से बरेली वो लोग एडमिट थे। अभी दोबारा से परसों की रिपोर्ट है, दोबारा से सब लोग नेगेटिव आए हैं। और इस समय हमारी बदायूं में कोई केस नहीं है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, अच्छा है, सब लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। सहजवान में हमारे अभी 1-2 केस आए थे,